नवसृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था लखनऊ की ओर से आयोजित आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर बीडी गोस्वामी जी, मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुल्तान जाकिर हाशमी जी, वरेण्य अतिथि साहित्य मनीषी प्रोफेसर ऋषभ मिश्र जी, डॉक्टर मुख्य वक्ता डॉक्टर शिवमोहन सिंह जी, भाई त्रिवेणी प्रसाद सूर्य मनीष जी, आदरणीय बहन श्रीमती मंजू सक्सेना जी, अवधि मधुरस भाई जयलन पांडे जी, संचालक डॉक्टर योगेश जी तथा डॉक्टर राही जी एवं संस्था के अन्य समस्त सदस्य तथा मेरे सम्मुख विद्यमान सभागार में समस्त विद्वज्जनों, साहित्यकार बंधु एवं मातृशक्ति, साहित्यकार की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह अपनी विशेष साधना की अवस्था में जब होता है तो लिखते समय वो अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाता है। उस समय न उसे अपने पद का ध्यान होता है, न अपने जाति का ध्यान होता है, न धर्म का ध्यान होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक विशेष प्रकार की भाव दशा होती है, समाधि की दशा होती है। उस दशा में वो शुद्ध मानव होता है, शुद्ध मनुष्य के रूप में होता है, सामान्य संकीर्णताओं से बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। यही कारण है कि कविता जो है संवेदनशील हृदय से निकलती है और ये संवेदनशीलता विश्व मानस में या कोई मानस के में कोई मानव की हृदय तंत्री की झंकार बनकर छंदों के रूप में, गीतों के रूप में प्रस्तुत होती है। उससे भी आगे बढ़कर कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जिस युग, जिस काल, जिस समय में लिखी जाती है उससे भी ऊपर उठकर समय की सीमा को अतिक्रमण करके कालजयी हो जाती है और युग युगांतर तक मानवीय चेतना को स्पंदित करके रहती है। तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं, डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक ऐसे ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। विशेष करके यात्रा साहित्य जो हिंदी में है वो अभी भी बहुत कुछ अपूर्ण ही कहा जाएगा। उस क्षेत्र में जिन साहित्यकारों ने कार्य किया उनमें अनेक साहित्यकार आते हैं हमारे सामने। राहुल जी हैं, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, देवेंद्र जी हैं, अज्ञे जी हैं, बहुत से रचनाकार हैं। तो इस यात्रा साहित्य को एक विशेष महत्व देने के लिए उसको एक विशेष प्रकार का अनुभव का अनुदान एक प्रकार से उन्होंने दिया है डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी। उनकी यायावरी वृत्ति और अनुसार साथ ही साथ में अनुसंधायिका वृत्ति
ये दोनों ही वृत्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। वे निरंतर अनेक प्रकार की यात्राएं करते रहते हैं और उनकी यात्राएं स्वोद्देश्य होती हैं। सबसे बड़ी विशेषता उनके कार्य की यही है कि उन्होंने जो अपनी रचनाएं की, लगभग 1.5 दर्जन रचनाएं डॉक्टर साहब की हो चुकी हैं। गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने पर्याप्त लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे विभिन्न छंदों में, विभिन्न विधाओं में लिखते हैं। जैसे उन्होंने गीत भी है, गजल भी है, सवैया है, घनाक्षरी है, कुंडलिया है, हाइकू है। तो विभिन्न प्रकार की शैलियों में उन्होंने सुंदर रचनाएं की और लगभग 1.5 दर्जन रचनाएं उनके अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महाकाव्य महत्वपूर्ण महाकाव्य। तीसरा, ये महाकाव्य जो उनके आए हैं या वो जो भी तरह उनकी होती है, तो सामान्य रूप से जैसा कि स्वयं आपने कहा भी था, कहीं से कोई कथानक लेकर के सामान्य रूप से उसको अनुवाद करके रख देना, ये उनका कार्य नहीं है। वे किसी नए विषय को चुनते हैं, ऐसे दुरूह और कठिन विषय को चुनते हैं जिसमें खोज करनी पड़ती है और उसके लिए बड़ा प्रयास करते हैं। जैसे ये शिवचरित महाकाव्य है, उन्होंने लिखा। अब इसके लिए बताइए 4 बार वो तमसा के दर्शन करने गए और उसका ऐतिहासिक भौगोलिक उन्होंने अन्वेषण किया, विभिन्न ग्रंथों को भी किया। ये वृत्त ऋग्वेद में भी आता है, वाल्मीकि रामायण में भी थोड़ी सी इसकी चर्चा हुई है, महाभारत में भी है, श्रीमद् भागवत में भी थोड़ा सा है, लेकिन कुछ विशेष नहीं मिलता, बहुत थोड़ा सा संक्षिप्त वृत्त मिलता है। तो उसने अल्प वृत्त को लेकर के अपनी उर्वर कल्पना शक्ति के माध्यम से एक इतना सुंदर उत्कृष्ट महाकाव्य रच देना इस सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, जो कोई महान प्रतिभाशाली व्यक्ति कर सकता है। तो निस्संदेह द्विवेदी जी की प्रतिभा अभिनंदनीय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देखिए, जो महान प्रतिभाएं होती हैं वो कुछ नया जरूर कर जाती है, कुछ ऐसा नया कर जाती है जो अपूर्व होता है। इस क्षेत्र में भी उन्होंने छंद की दृष्टि देखिए तो 3 प्रकार के सवैये और उसके अलावा एक और कौन सा छंद, हाँ, अंजलि छंद। अभी 4 छंद, ये नए छंद उन्होंने दिए जो अभी तक नहीं थे हमारे साहित्य में। तो ये जो है नवीन प्रतिभाएं अनेक दृष्टियों से नया कार्य करते हैं। भाषा पर द्विवेदी का बहुत अच्छा अधिकार है। छंदों में उनके सर्वत्र एक सहज प्रवाह दिखाई देता है। कहीं कहीं पर कोई भी गतिभंग या यति का दोष वगैरह नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं कुछ बहुत अधिक न कह करके यही कहूँगा कि उनकी रचनाओं को आप पढ़ें, क्योंकि साहित्यकार का व्यक्तित्व उसका एक प्रकार से ज्ञान शरीर को उसकी रचनाओं में भी विद्यमान है। उन जो भी रचना, जो वही महाकवि हमारे हुए हैं, महान रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं का सानिध्य हमें प्राप्त करना चाहिए, हमको पढ़ते रहना चाहिए उनको। तो डॉक्टर द्विवेदी जिस उत्साह के साथ में, जिस जोश के साथ में लिखते चले जा रहे हैं, हमारे सबके लिए ये बहुत बड़ी बात है। हिंदी साहित्य की तो समृद्धि होगी ही, हमारे अभी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सा नया संदेश देते हैं। अब चंद्रचंद्र का हम उदाहरण ले लें तो आप देख लीजिए, भारतीय संस्कृत से हम कितना दूर होते चले जा रहे हैं। तो संस्कृत के उन अछूते अनछुए अनेक प्रकार के प्रसंगों को वो हमारे सामने ला रहे हैं, अपनी प्राचीन मान्यताओं से परिचित करा रहे हैं। साथ ही साथ में आज के प्रदूषण, चाहे वो प्रकृति के अनियंत्रित दोहन से संबंधित हो, उसका भी संदेश देते चलते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों में और आज की पीढ़ी में नए नए दोष आ गए हैं, धूम्रपान की बात विशेष करके दिखाई देती है, मदिरापान की बात विशेष प्रकार की देती है, यानी जुए की लत दिखाई देती है। तो इन सबके प्रति भी
उनकी रचनाओं में सावधान करने के संदेश हैं। ये बहुत अच्छी बात है। केवल पौराणिक कथा सूत्र का विस्तार ही नहीं है, उसको वर्तमान से जुड़ा है। तो अतीत के पृष्ठभूमि पर, अतीत के आधार पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत करने में द्विवेदी जी को बहुत बहुत सफलता मिली है। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत कम शब्दों में, और आपने वरेण्य अतिथि का जो दायित्व है बहुत सुंदर ढंग से निभाया है। आपके लिए जोरदार तालियां। योगेश जी का संचालन और घड़ी बिल्कुल सामने रख देते हैं। इधर तक नहीं होना चाहिए, घड़ी के अनुसार ही उसका पालन होना चाहिए। हमारे आज के समारोह के अध्यक्ष परम आदरणीय हम लोगों के मार्गदर्शक प्रोफेसर जी गोस्वामी जी, इनसे हम लोगों को विश्वविद्यालय में भी और अब समाज में भी लेखन की दिशा में भी मार्गदर्शन मिलता है। हम उनको प्रणाम करते हैं। और डॉक्टर आसमी साहब जो अपने वक्तव्य के लिए इनका उर्दू और हिंदी में समान गति है और बड़ा अच्छा समन्वय करते हैं। डॉक्टर चित्रकंठ जी, इनका वक्तव्य आपने सुना, बहुत सारगर्भित होता है। और उन्होंने वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन किया है। बड़ा गंभीर अध्ययन है उनका। हमारे कविवर त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी, जिनकी अभी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है, वो बड़े मनीष हैं, वास्तव में मनीषी कवि हैं। निरंतर बड़ी गंभीरता से लगे रहते हैं और बाग का उनका पूरा क्षेत्र था। प्रकृति से उनका बड़ा लगाव है, जुड़ाव है, गीत है। और पांडे जी जो अवधि मधुरस हैं, अभी आपने सुनी। हमारे मंगल जी का तो अभी आपने सुना ही है ना। जब खड़े हो जाते हैं तो हम मंगल ही मंगल हो जाता है। सर्वमंगल अभी सर्वमंगलम, अभी हम सब आए और उनको संस्कृत से शुरू करते हैं। वर्णानाम मत्संगानाम दशानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी मंगल। कितनी अच्छी व्याख्या की कि ये पंचांग कवियों में होना चाहिए। औषधि में पंचांग, हर वृक्ष का पंचांग का प्रयोग होता है। जो आयुर्वेद जानते होंगे उनको लगेगा कि जो औषधि ली जाती है, कोई वृक्ष ली जाती है, उसका पंचांग का प्रयोग होता है। उन्होंने उस पंचांग की ओर किया और जो हम विचार करते हैं सब कुछ उसमें पंचांग ही लगता है। तिथिवार, नक्षत्र, तो पंचांग। और उसी द्विवेदी जी ने भी एक पंचक नाम का एक कृति लिखी थी बहुत पहले, पंचक। उसे 5 गा से शीर्षक से लिखा था पंचक। तो ये बड़ा अच्छा एक समन्वय उपस्थित किया हमारे प्रिय मंगल जी ने। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मेरे सामने बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनके विषय में मैं क्या कहूँ, नमन कर सकता हूँ। हाँ, वाजपेयी जी बैठे हैं, बैसवारी जी बैठे हैं, अब मिश्र जी बैठे हैं, सलभ जी बैठे हैं, हमारे बंधु बैठे हैं, प्रकाश जी बैठे हैं, द्विवेदी जी बैठे हैं, निर्भय जी बैठे हैं, द्विवेदी जी बैठे हैं, है ना। उधर समर्थ बैठे हैं, उधर शलभ जी बैठे हैं बहुत शांत भाव से। वो शरद जी बैठे हैं, पांडे जी। और मैं सुनील वाजपेयी जी बहुत दूर से दिखाई रहे हैं। अग्निहोत्री जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी टिप्पणियां प्रकाश में ला रहे हैं। बिना प्रकाशक के तो कुछ कार्य हो ही नहीं सकता है। तो उनका ये महत् कार्य है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और हमारे सामने भाई पर्यावरण के लिए पूरा अपना
जीवन दान दिए हुए हैं। 12 कोटि जी हमारे पूरे कार्यक्रम को उजागर करते हैं और को लिखित करते हैं। कितना महत् कार्य है ये, वो बिल्कुल अपनी जगह से हिलते जुलते नहीं है। श्री जयप्रकाश तिवारी जी उधर बैठे हुए हैं। मैं सभी का नाम था, और हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी बैठे हुए हैं और बंधुवर हमारे बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी ठाकर जी, इन सबको, जितेंद्र तो मेरे विद्यार्थी भी रहे, शिष्य भी रहे और मुझे बहुत अधिक सम्मान भी देते हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात आरंभ करता हूं। पथिक जी का जो कार्य है, पथिक जी वास्तव में एक शोध परक, कभी एक अन्वेषण उनके साहित्य में रहता है। कोई यायावरी वृत्ति जो मैंने उन्होंने बताया, मैंने बराबर इनके रचनाओं का अध्ययन किया है। जब से इन्होंने लेखन शुरू किया तब से शायद मेरा इनका जुड़ाव रहा है विश्वविद्यालय के नाते। और मैं बराबर रामाशय सविता जी वगैरह थे, उस समय से बराबर मैं आता रहा हूँ। तभी मैंने पंचक की चर्चा की बहुत पहले थे और बहुत इनकी पुस्तकों में मैंने लगभग सब में लिखा भी है, बड़े ध्यान से पढ़ता था। द्विवेदी जी बड़े गंभीर अध्येता भी हैं और लेखन भी उनका बहुत गंभीरता पूर्वक होता है। बहुत हड़बड़ी में पुस्तकें उनकी जल्दी आ जाती हैं, अलग बात है, लेकिन उनमें कोई गंभीरता का अभाव नहीं रहता। उनमें कोई जल्दीबाजी नहीं कि हमारी संख्या इतनी बढ़ जाए, बहुत गंभीरता पूर्वक। उसका कारण है उनका जो यायावरी वृत्ति है, उनकी भ्रमण, घुमक्कड़। हमारे राहुल जी ने तो घुमक्कड़ शास्त्र कहा, तो घुमक्कड़ी शास्त्र उनको बड़ा प्रिय है। वो भ्रमण करते रहते, उनके दिमाग में भ्रमण चलता रहता है। 2 तरह का भ्रमण है उनका, एक तो पार्थिव भ्रमण है जो पूरे पृथ्वी में भ्रमण चलता है, और एक मानसिक भ्रमण भी उनका चलता है, शोध का। कौन कौन से ग्रंथ मिले, वहाँ हम क्या देखें, किससे संपर्क करें और उसका अर्थ क्या होगा समझ करके, ये उनका मानसिक भ्रमण चलता रहता है बराबर। और एक पार्थिव भ्रमण भी है कि वो जो हमें पुस्तकों में, शास्त्रों में लिखा मिल रहा है, वो व्यवहार में क्या है। अगर वो स्थान है, कहीं सुना जा रहा है, तो उनका प्रयास रहता है कि उस स्थान तक पहुंचे और उसके विषय में वहाँ की जनश्रुतियों से और वहाँ की स्थितियों से सब कुछ सत्य उद्घाटित करने के प्रयास में वो रहते हैं। इसलिए उनकी रचनाएं बहुत विश्वसनीय हैं और एक इतिहास का रूप भी लेती हैं। कविता में उनके इतिहास भी छिपा रहता है। इतिहास भी है क्योंकि वो स्वयं प्रत्यक्ष देख करके ही लिखते हैं। कल्पना तो उसमें रहती है, लेकिन कल्पना इतिहास को विघटित नहीं करती, उसको विकृत नहीं करती। मुझे ये प्रवृत्ति उनकी बहुत अच्छी लगी, उनकी रचना की प्रामाणिकता। और ये उनका जो रचना का एक लेखन या प्रकार है, उनकी एक शैली है, उस सब के लिए बहुत हितकर है। उसके लिए हर वया वर्ग का व्यक्ति जो इतिहास जानना चाहता है, जो जनश्रुतियों को जानना चाहता है, जो शास्त्र जानना चाहता है, जो उसमें अर्थ गांधीर्य खोजना चाहता है, उस सभी दृष्टियों से उसमें सबको कुछ न कुछ मिल जाता है। अगर केवल कल्पना ही रहे तो उसमें सब चीजें नहीं मिल सकती। कल्पना बहुत बार वायवी हो जाती है। कल्पना का पुट थोड़ा होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। जितनी से कल्पना अधिक होगी तो उसको वो कपोल कल्पना होती है। मैं आपको बताऊं कपोल कल्पना क्या होती है। कपोल कल्पना द्विवेदी जान रहे हैं, कपोल कल्पना नहीं करते। देखिए, जो कल्पना बहुत आवश्यक है, बिना कल्पना के साहित्य सृजन संभव नहीं है। इतिहास साहित्य नहीं हो सकता है जब तक इतिहास के तथ्य लेंगे और उसमें कल्पना का सम्मिश्रण करेंगे तो श्रेष्ठ काव्य बनेगा। क्योंकि अप्रस्तुत विधान कल्पना के द्वारा आता है, तथ्य तो सब एक है। जो कुछ भी तथ्य है, अब कल्पना, जैसे ये चांद है, चंद्रमा है, ये मुख है। अब चंद्रमा मुख है तो मुख के लिए कितने उपमान ला सकता है? जो जितने उपमान लाए, अच्छे उपमान लाए, वही बड़ा कवि हो जाएगा। और मुख तो एक ही है, चाहे नायक का हो चाहे नायिका का। लेकिन कवि अपनी अपनी प्रतिभा से अलग अलग उपमान लाएगा। कोई उसको
कमल के समान कहेगा, कोई चांद के समान कहेगा, कोई और कुछ ढूंढेगा। जितने उपमान ढूंढ रहा है, जो जितनी अपनी ये प्रतिभा है उसकी और उसकी कल्पना शक्ति, तो इसको हम कहते हैं अप्रस्तुत विधान, जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है। नायक या नायिका का मुख तो हमारे सामने प्रस्तुत है, उसको हम किस तरह से अपने संप्रेषित करें कि श्रोता आनंदित हो जाए, ये हमारे कल्पना शक्ति और हमारे अप्रस्तुत विधान पर निर्भर करता है। तो द्विवेदी जी का अप्रस्तुत विधान बहुत समृद्ध है। इस दृष्टि से वो बराबर ध्यान रखते हैं कि बहुत अति भी नहीं करते हैं कल्पना की। उनकी कल्पना एक तरफ मस्तिष्क का स्पर्श करती है और दूसरी तरफ हृदय का भी स्पर्श करती है। ये दो कल्पना के भाव उत्तम होते हैं। कल्पना जब मस्तिष्क से जुड़ती है तो समान तथ्य ले आती, तर्क ले आती है। जब हृदय से जुड़ती है तो भावात्मक होकर के रस सृष्टि करती है, कल्पना रस का सहयोग करती है। लेकिन जब वह कल्पना जो न मस्तिष्क से जुड़ती है ऊपर और न नीचे हृदय से, वो केवल कपोल तक रहती है, वो है कपोल कल्पना, वो केवल कपोले तक रहती है। अगर वो कपोल कल्पना ऊपर जुड़ जाए तो मस्तिष्क से तर्क से जुड़ जाएगी, नीचे आ जाए तो हृदय से जुड़ जाएगी, तो भाव की सृष्टि करेगी, रस की। और जो न भाव की सृष्टि करती है न तर्क की, वो केवल कपोल तक रह जाती है, इसलिए वो कपोल कल्पना। तो कपोल कल्पना वाले काव्य टिकते नहीं है, स्थायी नहीं रहते। द्विवेदी जी कपोल कल्पना वाले कवि नहीं है। वो अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, उसमें बहुत विस्तार देते हैं। तो उन्होंने बड़ी चर्चा, हम लोग उसमें चर्चा करते रहते हैं, कोई शब्द लेकर के, विचार को लेकर के। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोधा। जब तक आपसे परस्पर चर्चा नहीं होगी तब तक तत्वबोध भी नहीं होता है। तो वही अहम मन्य मान लिया, सर्वज्ञ मान लिया, ये भ्रम है। अब जैसे इन्होंने च्यवन चरित महाकाव्य की रचना की। महाकाव्य की रचनाओं में इनको प्रवीणता है, क्योंकि 2 महाकाव्य इसके पहले आ चुके हैं ना। हाँ, और भारतीयम राष्ट्रीय भावधारा का काव्य है, और मख क्षेत्र वो भी बहुत अच्छा काव्य। और ये तीसरा च्यवन चरित्र है। तो च्यवन चरित्र, अब हम यहाँ एक बात जानना चाहते हैं कि ये ऋषि च्यवन वैदिक काल से ऋग्वेद में इनका उल्लेख आता है, उसके बाद पौराणिकों में, पुराणों में आता है। ऋषि और मुनि में क्या अंतर है, इसको जानना चाहिए, तब इस रचना का महत्व हम समझ सकते हैं। ऋषि और मुनि ये बराबर चलते रहते हैं, दोनों शब्द हैं। ऋषि क्या है और मुनि क्या है, इसका बहुत अंतर आपको मिलेगा सब जगह। लेकिन जो मैं वास्तविक अंतर बता रहा हूँ वे है 25 वर्षों तक जो हमारा विद्यार्थी जीवन था, ब्रह्मचर्य जीवन था हमारे जो सनातन विधान से, तो उसमें जब 25 वर्षों के बाद अध्ययन करने के बाद जो लोग गृहस्थ में चले जाते थे तो गृहस्थ आश्रम हो जाता आगे। 25 वर्ष के बाद जो प्रखर विद्यार्थी होते थे उनमें 2 भाग हो जाते थे। उनका आचार्य पूछता था कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो कहते थे कि हम चिंतन मनन करेंगे, दिशा में करेंगे, लेकिन हम गृहस्थ भी रहेंगे, लेकिन हम जीवन बिताएंगे अपना त्याग पूर्वक। तो उनको ऋषि की कोटि में रखा जाता था, उनका परिवार होता था, उनका संबंध होता था, लेकिन फिर भी वो जीवन भर चिंतन करते रहते थे और मंत्रों का दृष्टा या जो विचार है उसका दृष्टा के लोग के लिए क्या हितकर होगा उसका बराबर वो चिंतन करते रहते थे, दर्शन करते रहते थे और उसको अपने मन में स्मरण करके फिर उसको प्रकाशित करते थे। मंत्र दृष्टा हो जाते थे ऋषि, लेकिन उनका परिवार होता था, जैसे च्यवन ऋषि का परिवार है। तो जितने भी ऋषि हैं सबका परिवार है, उनकी संतानें हैं, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे होते थे कहते थे हम गृहस्थ जीवन नहीं बिताएंगे, हम अब विरक्त हो जाएंगे पढ़ करके। वो मुनि कोटि में चले जाते थे, साथ ही पढ़ते थे, वो मुनि में चले जाते थे। वो फिर मनन ही करते रहते थे, जीवन भर मौन रहते, अधिक से अधिक मौन रहते थे, अधिक से अधिक, क्योंकि बोलने में फिर तमाम तरह की बाधाएं आ जाती हैं, तो माया जुड़ जाती है, लगाव जुड़ जाता है, तो किसी से बोलते ज्यादा नहीं थे, मौन, अधिक मौन रहते थे। बहुत आवश्यकता पड़ने पर बोलते थे, नहीं तो मनन करते रहते थे कि लोकहित कैसा हो, हमारे शरीर के तत्व क्या है,
आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसे हो सकता है, हमारी वास्तविकता क्या है, जगत की वास्तविकता क्या है, इन सब का जो चिंतन करते थे मौन भाव से, और कहीं न कहीं उसको लिख देते थे, व्यक्त करते थे, अपने शिष्यों को बताते थे, वो मुनि होते थे। तो ऋषि और मुनि, ऋषि परंपरा तो लगभग क्षीण सी हो गई, मुनि परंपरा चली। और मध्यकाल में ऋषियों का नाम कम आता है, मुनियों का नाम अधिक आता है। अगर आप रामचरितमानस देखें, एक आध शब्द ही ऋषि का आएगा, बाकी सब कुछ मुनि। वशिष्ठ भी वहाँ मुनि है, विश्वामित्र भी वहाँ मुनि है, और वाल्मीकि भी वहाँ मुनि है ना, और सब वहाँ मुनि ही है। वो ऋषि परंपरा वहाँ लगभग तो, और वो ऋषि परंपरा तो ये जो मुनि परंपरा है, ये जैन संप्रदाय चली गई विशेष रूप से, वो सब मुनि है, जैन मुनियों की परंपरा चली गई ना, पूरी हो गई। तो मतलब कि ऋषि बड़े होते थे, क्योंकि उनको दोहरा, एक तो पारिवारिक संदर्भ भी रहता था कि परिवार से भी जुड़ते थे और चिंतन भी करते थे, मंत्रों का निर्माण करते थे, रचना करते थे। ऋग्वेद आदि जितने भी हैं वो मंत्र ही हैं, इसमें ऋषयो मंत्र दृष्टारा, ऋषि मंत्रों का दर्शन करके मन में सोच करके उसको उतारते। तो केवल उसी प्रकार के ऋषि हैं जिस पर ये चरित्र लिखा गया, और अपनी मतलब अध्ययन, शोध, कल्पना, जनश्रुतियों सबको मिला करके द्विवेदी जी ने बहुत ये स्पष्ट और व्यावहारिक काव्य लिखा है, जिसमें आज की समस्याओं को भी उन्होंने उभारा है। अभी केवल चरित्र लिख देने से, इतिहास लिख देने से कोई मतलब नहीं होता, हमें तो आज के संदर्भ में भी चाहिए, हमारे आज की जो समस्याएं हैं उनके लिए क्या समाधान इसमें निकलेगा, समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो द्विवेदी जी ने इधर विशेष ध्यान दिया है, संदर्भ जरूर लिया है उधर का, लेकिन ध्यान इधर का भी गया है। जैसे उन्होंने नदियों की, पर्यावरण से नदियां प्रदूषित न हो, वायु प्रदूषित न हो, हमारे जितने पंच तत्व हैं वो सब मुक्त रहे प्रदूषण से, इसका भी बराबर इन्होंने इसमें ध्यान रखा है। इस तरह से ये काव्य, उनका जीवन चरित्र महत्वपूर्ण काव्य है। वस्तु की दृष्टि से भी इसमें किसकी वस्तु भी बहुत प्रामाणिक है, और दूसरा जो इसका शिल्प पक्ष है उसको भी द्विवेदी जी ने बहुत उत्कृष्ट रूप दिया है, चाहे वो छंद की दृष्टि से हो, भाषा की दृष्टि से हो, अलंकारों की दृष्टि से हो, और अन्य दृष्टियों से भी जो वर्ण आदि के व्यवहार है उसका भी इन्होंने अच्छा प्रयास किया है। क्योंकि द्विवेदी जी का हमने देखा कि प्रतिभा के साथ पहले वस्तु की शोध करते हैं, हमें क्या लिखना है, कैसा लिखना है, उसको तथ्य पूरी तरह से एकत्र कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो शिल्प पक्ष पर आते हैं। शिल्प पक्ष को उतनी प्रधानता स्वयं नहीं देते, श्रेष्ठ काव्य शिल्प पक्ष में मजबूत हो या न हो, उसका भाव पक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। सियन सुहावनी टाट पटोरे, है ना, उन्होंने गोस्वामी जी ने कई जगह लिखा कि मतलब जो कविता है, भनित भरेश वस्तु भली वर्णी, भनिति भरेश वस्तु भली वर्णी, वस्तु अच्छी होनी चाहिए, वास्तविक है, उसका ऊपर का बैठन और ये सब बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो, उसका ज्यादा महत्व नहीं है। उसमें वस्तु क्या रखी है जो हमारे हृदय में आएगी, जो हमारे मन में आएगी, जो हमें प्रेरित करेगी, प्रभावित करेगी, हमारे चरित्र को ऊंचा उठाएगी, हमारे समाज को प्रभावित करेगी, परिवार को प्रभावित करेगी, तो उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। श्रेष्ठ कवि और श्रेष्ठ कविता इसी संदर्भ में लिखी जाती है। द्विवेदी जी ने इन सब चीजों का ध्यान रखा है इस अपनी सभी रचनाओं में, और विशेषता च्यवन चरित्र। एक बात और मैं बता दूं इसमें कि हम लोग प्रायः समझते हैं कि वो चरित्र और चरित्र दोनों पर्याय है, ऐसा नहीं है। चरित्र और चरित्र दोनों तत्सम हैं, दोनों संस्कृत के शब्द हैं, दोनों तत्सम हैं। ये चरित्र का बिगड़ा रूप चरित्र नहीं है, चरित्र भी संस्कृत है तत्सम, और चरित्र भी संस्कृत। चरित्र कहते हैं संपूर्ण जीवन भर का जो कुछ भी कार्य किया जाए अच्छा बुरा, उसको अगर उसका आरेखन किया जाए, उसका वर्णन किया जाए या उसको सोचा जाए तो वो चरित्र हो जाता है, उसमें सब कुछ रहेगा। जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी अच्छा बुरा व्यक्ति ने किया है उसका वर्णन करना
चरित्र के अंतर्गत आता है। और चरित्र जो चुने हुए अंश हैं, उसके जो प्रमुख प्रमुख कार्य हैं, उनको ले लेना वो चरित्र है केवल। जो मुख्य उसने किया है, अच्छा बुरा जो कुछ भी किया हो, उस मुख्य अंशों को ले लेना, जिससे कि उसका स्वरूप बनता है कि व्यक्ति कैसा है। जैसे रावण प्रसिद्ध हो गया, अब वो अपने चरित्र से प्रसिद्ध है कि किस तरह का है, राम अपने चरित्र से प्रसिद्ध हो गए कि किस तरह के हैं, उस चरित्र से उनका चरित्र बन गया। लेकिन पूरा जन्म से अंत तक का वर्णन ये चरित्र है। और चरित्र जो है वो मुख्य जो घटनाएं जो उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करती है कि वो चरित्र कैसा व्यक्ति है, वो उससे नाम पड़ जाता है। तो ये भी च्यवन चरित्र इस तरह से उन्होंने पूरे संदर्भ में ऋषि च्यवन के चरित्र को यहाँ प्रकाशित करने की, उद्घाटित करने का पूरा प्रयास किया है। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन उनका करता हूँ आप सब की ओर से, अपनी ओर से, कि इस तरह की रचनाएं खोज कर वो लिखते रहेंगे और हम सब लोगों को भी साथ में लिए रहेंगे। भाई बहुत सुंदर वक्तव्य, विद्वतापूर्ण वक्तव्य और मन को। अतिथि डॉक्टर सुतांशा किरासमी जी स्वतंत्र हैं क्योंकि वो मुख्य अतिथि हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर पीजी गोस्वामी जी, आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी, उमाशंकर मिश्र जी, मनीष जी, ज्ञानंद पांडे जी, शिव मंगल सिंह मंगल जी, और आज के समारोह के दूल्हा डॉक्टर सतदेव प्रसाद पथिक जी और मंजू सक्सेना जी। मेरी मजबूरी ये है कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मुझे संक्षिप्त का भी मतलब मालूम है, सागर का भी मतलब मालूम है और गागर का भी मतलब मालूम है। लेकिन आज अच्छी बात यहाँ ये हुई है कि जो संचालन यहाँ कर रहे थे योगेश जी, उनका संचालन इतना अच्छा था। मुझे याद आया लखनऊ में पता नहीं कितने लोगों ने देखा है कि एक इक्का चलता था, इक्के में एक घोड़ी होती थी। कहाँ गए योगेश जी? तो इक्के में जो घोड़ी होती थी, तो इक्का का जो चालक होता था उसके हाथ में एक चाबुक होता था और वो चाबुक में एक छड़ी होती थी, उसमें एक धागा बंधा होता था। तो वो घोड़ी की जो पीठ होती थी उस पे वो धीरे धीरे उससे उसकी मालिश करता रहता था उस लकड़ी से, और जहां उसे मौका मिलता था वो चाबुक रसीद कर देता था। तो घोड़ी जो थी वो हमेशा वो जो सहलाता था उस पर उसका ध्यान कम होता था, कब उसे वो पड़ जाएगा इसका ध्यान उससे ज्यादा होता था। तो जितने आज सारी स्थिति जो यहाँ पे है, जितने भी वक्ता थे, मैंने देखा कि वो सब समय सीमा में ऐसे बंधे हुए थे कि वो उससे आगे कहीं बढ़ ही नहीं रहे थे। तो मैं बधाई आपको देता हूं कि आपके संचालन, कुशल संचालन में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। और जहां पे अध्यक्षता गोस्वामी जी की हो, तो मुझे तो हर गोस्वामी में तुलसी दिखाई देता है। इतनी विद्वतापूर्ण यहाँ पे अध्यक्षता हो। और लेकिन सबसे अच्छी बात जो यहाँ हुई है वो ये कि यहाँ जितने मुख्य वक्ता थे उन्होंने किताब के एक एक पन्ने का यहाँ पे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आज वाकई ये देखने को मुझे मिला कि सागर कितना बड़ा है और गागर कितनी छोटी है। उसमें मैंने पूरे साहित्य को, जितने वक्ता यहाँ आए हैं, मैंने देखा उन्होंने किस तरह समाहित किया है। खैर कहता है कि तीर अलग होते हैं
तलवार अलग होती है, तीर अलग होते हैं, तलवार अलग होती है, शब्द कहते हैं मेरी मार अलग होती है। पथिक जी ने तमाम विधाओं में जिन शब्दों का चयन किया है, जिस तरह से साहित्य को प्रस्तुत किया है, और मुख्य वक्ता है जितने पांचों किताबों पे, पांचों पुस्तकों जिस तरह वो बोले हैं, उन्होंने हक अदा कर दिया कि साहित्य को कैसे गागर में समाया जाता है। आज मुझे वो देखने को दृश्य मिला है। तमाम वक्ता बधाई के पात्र हैं। और आप मेरे ख्याल कितने की देर हो गई कार्यक्रम? 3.25 घंटे हो गए, और 3.25 घंटे में इतने श्रोता मौजूद हो, वो बोर ना हो, ये वक्ताओं का कमाल है। आज बधाई के पात्र हैं, इसलिए आपके लिए तालियां जो है वो जरूर बनती है। तो कहते हैं कि मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य, और ऐसा सौभाग्य ऐसे कवि को मिला है जो तमाम विधाओं में पारंगत हो। शायरी की, कविता की जो उन्होंने अलग जगाई है। यहाँ पे ये महर्षि च्यवन का जिक्र हो रहा था। च्यवन का जिक्र भी उन्होंने किया, उनके जन्म का जिक्र किया। च्यवन गिरी हुई चीज को कहते हैं, टपक जाने को कहते हैं। उसका जन्म का उदाहरण अभी पथिक जी ने प्रस्तुत किया, उनका जन्म कैसे हुआ था और च्यवन वो कैसे हुए। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा महर्षि जो जाना जाता है आयुर्वेदाचार्य के तौर पर, जो जाना जाता है ज्योतिषाचार्य के रूप में, जो जाना जाता है अपनी प्रतिज्ञा के लिए, जाना जाता है कि उसने हजारों साल जिस तरह से अपने आप को, अपने जीवन को एक ऐसे जंगल में ले जाके रख दिया, ऐसी तपस्या की जिसमें हजारों साल बीत गए। एक मनुष्य का शरीर मिट्टी के ढेले में परिवर्तित हो जाए, ऐसा उदाहरण मुझे पूरे ऋषियों और मुनियों के काल में प्रोफेसर साहब नहीं मिलता है, जिसका शरीर मिट्टी में तब्दील हो जाए। ऐसा महर्षि, और उस तक आप पहुंचे, और उस पे एक ऐसी किताब आपने लिखी, वो साहित्य आपने रचा है जो नहीं मौजूद है। यानी आपके जो शौक है, किताबों से किताबें यहां बनाई जा रही हैं। लोग लाइब्रेरियों में बैठते हैं, अब तो खैर लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, सब गूगल बाबा पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही है कि सब कुछ गूगल पे जो कुछ यहाँ उपलब्ध है उस पर विश्वास करने की जरूरत है। इससे आप अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं बहक जरूर जाएंगे। करना आपको वही पड़ेगा जो पथिक जी ने किया है। अगर आप सच्चा और अच्छा साहित्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, आपने महर्षि के ऊपर जिस तरह से काम किया है, जिस तरह का कलम चलाया है, अभी यहाँ कहा गया है कि जिसपे 4 पन्ने लिखना मुश्किल है, उसमें महाकाव्य लिखना, इतना जटिल काम आपने कैसे कर लिया। मतलब मुझे हैरत होती है कि इसमें जरूर अंजलि भाभी का आपको सहयोग कहीं ना कहीं जरूर मिला होगा। बिना अंजलि के कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जो आपने प्रस्तुत किया है शायद इसी वजह से हो पाया है कि इतना अच्छा। वो खुद भी क्योंकि हिंदी साहित्य की है, हिंदी साहित्य की क्या करते हैं, कहानीकार भी है, लीजिए और अच्छी बात है कि यानी साहित्य में भी उससे भी वो जुड़ी हुई है। तो जिसका लाइफ पार्टनर साहित्य से जुड़ा हो, हिंदी साहित्य से जुड़ा हो, तो उसके लिए बहुत मुश्किलें नहीं है। हम साहित्यकारों की सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है वो घर में जो है, वो बाहर तो बहुत कुछ बोलता और चलता है, लेकिन घर में जाके आवाज उसकी बंद हो जाती है। लेकिन अगर घर में कोई सुनने वाला मिल जाए तो उसके साहित्य को 4 चांद नहीं लगना है। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये महाकाव्य, एक ऐसा ज्योतिषाचार्य, एक ऐसा आयुर्वेदाचार्य के ऊपर आपने लिखा। और मैं बहुत दिन से ये देखता था कि मुझे जब कहते थे, अभी 2 तिथियां बताई मंगल जी ने, तो जब मुझे तो पहली वाली दूसरी वाली तिथि मालूम थी, तो मैं समझता था कि सब मुझसे जो है वो 1 साल छोटे हैं। कहीं बात हुई थी
कि 57 है, तो मैंने कहा चलिए मुझसे 1 साल छोटे हैं, लेकिन अभी मालूम 53 है, मालूम पड़ा मुझे बड़े हैं। लेकिन ऐसा विविधपूर्ण व्यक्तित्व जिसके बारे में अभी ये नहीं तय हो पा रहा हो कि छोटा है कि बड़ा है, तो उसके साहित्य की आप कैसे आप अवलोकन करेंगे और कैसे साहित्य को उसको समझेंगे। तो लेकिन यहाँ पे देखिए ये रिटायर हो गए। मैंने कभी बताया था जिस स्कूल में ये प्रधानाचार्य रहे, मैंने कभी उसी स्कूल में अपने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था। लेकिन जब ये 2002 में हुआ, मैंने उससे बहुत पहले उसी स्कूल में दिया था। तो इनसे जो रिश्ता है साहित्य में जुड़ा हुआ, वो बड़ा बहुत बड़ा है। ये रिटायर हो गए। रिटायर देखिए गोस्वामी जी भी यहाँ बैठे हैं, यहाँ देखिए उमा शंकर जी भी बैठे हैं, और रिटायर यहाँ पे देखिए ये जो आपका हरिशंकर मिश्र जी भी बैठे हैं। इनके चेहरे देख लीजिए और सत्यदेव पथिक जी के चेहरे पे तेज देख लीजिए। तो मैं बहुत देर से सोचता था कि ये तेज इतना क्यों है इन पे। अब पता चला कि ये च्यवनप्राश का क्यों पसंद आए इनको, महर्षि च्यवन ही क्यों पसंद आए। तो ये तेज जो इनके चेहरे पे मुझे दिख रहा है, यानी वो ऐसा तपस्वी जिसने च्यवनप्राश लोगों के लिए नहीं अपने लिए बनाया था। वो औषधि उसने अपने लिए बनाई और स्वयं उसका इस्तेमाल करके वो बिल्कुल युवा अवस्था में पहुंच गया। आज जी इनकी लेखनी जो इस कदर तेज चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो युवा अवस्था की लेखनी है वो मुझे पथिक जी के यहाँ देखने को मिलती है। मैं इनको बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकी गजल की 2 किताबें हैं। अब यहाँ पे अभी मंजू जी को सुना, उनकी गजल की 2 किताबों पे बोल रही थी। आज मंजू जी का मामला ये है कि उनका हर मामला डबल है। उनके पास 2 विभाग यानी गृह और वित्त था, यानी आपका स्वागत भी किया और वो यहाँ की संयोजिका भी है। उन्होंने 2 किताबों पे अपना वक्तव्य दिया और शायरी पे वो बोल रही थी। नो डाउट की जो गजल की परंपरा है वो बहुत मुश्किल परंपरा है, और वो फारसी से हमारे पास आई है, जिसका बहुत विस्तार से मंजू जी ने और बहुत अच्छा चित्रण किया है उन्होंने। जो गजल है वो गजल का काम ये है कि उसमें 5, 7, 8, 10 शेर आप कह सकते हैं, और कोई शेर किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। हर शेर में अलग तरह का विचार आप प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वो गजल कब बनेगी, जब पथिक जी की यहाँ वो इस तरह आ जाएगी कि देखिए कि ये गजल का एक शेर देखिए इनका। गजल लिखना आजकल तो बहुत आम है, बहुत सारे लोग लिखते भी हैं, लेकिन जो गजल का फंडामेंटल है, जो उसके उसूल और कानून है, जिसका भी जिक्र अभी यहाँ पे उरूस का जिक्र किया उन्होंने, यहाँ की जबान का जिक्र किया, नर्म और नाजुक लहजे का जिक्र किया मंजू जी ने। लेकिन शायरी जो गजल कैसे बनती है, गजल में आप कोई भी अपना विचार प्रस्तुत करें, लेकिन उसमें आपको काफिया और रदीफ आपको इस्तेमाल करना होता है। यानी हर शेर जुदा होने के बाद भी जब 5 और 7 शेर जुड़ते हैं, वो गजल तब कहलाएगी जब आप उसमें काफी और अदीब का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये कहते हैं कि राह के पत्थर हमें ये सीख देते हैं, राह के पत्थर हमें ये सीख देते हैं, देख के चलना सदा ये भीग देते हैं। अब इसमें सीख और भीग ये जो इस्तेमाल किया है ये काफिया हो गया, देते हैं ये रदीफ हो गई। यानी अब आपको जितने शेर मिलेंगे, ठोकरों से भी जो संभला नहीं करते, जिंदगी को वो बना खींच देते हैं। अब ये इस्तेमाल हर शेर में ये शब्द जो आएगा, इन्हें काफिया और रदीफ आएगा। आप जितने शेर इसमें जोड़ेंगे, अगर आप जोड़ेंगे तभी ये गजल कहलाएगी, वरना वो गजल के पैरामीटर से उतर जाएगी। तो आप जहां छंद के इतने अच्छे में पारंगत है, आपकी विधाओं इतना जिक्र, मेरे पास समय कम है, मैं बहुत सारी चीजों को नहीं बोल सकता, सब आप सुन चुके हैं। लेकिन गजल की जो बुनियादी चीज है वो बहुत कम कवियों के मुझे देखने को मिलती है, खास तौर से जो हिंदी की कविताएं हो रही है। उर्दू में भी कविताएं जो शायरी हो रही है वो इधर उधर की उड़ाते हैं, लेकिन उर्दू की महफिल में वो चल नहीं सकती, इसलिए कि वहां बहुत सख्ती है इस बात को लेकर कि आपके यहाँ पैरामीटर अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया है
तो वो गजल के पैराए में नहीं रखी जाएगी। ये 2 पुस्तकें इनकी हैं, दोनों के बहुत सारे शेर मैंने सब मोड़ रखे हैं। दिक्कत क्या होती है, जब बहुत ही विद्वान वक्ताओं का वक्तव्य सुन लीजिए तो अभी जो मैंने लिखा अच्छा ये काटिए, अच्छा ये भी गया, अच्छा ये भी गया, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है आखिर में बोलने में। तो ये शेर इतने सारे इसमें मैंने लिख रखे थे, जोड़ रखे, अभी यहीं बैठे बैठे कि मुझे इस पे बोलना, इस पे बोलना, लेकिन आप इतना सुन चुके हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों किताबें शायरी के पूरे पैरामीटर पर उतरती हैं और ये बधाई के पात्र हैं। कोई भी कवि यानी वो शायरी कर रहा है, शायरी में नर्म और नाजुक लहजा को वो पेश कर सकता है, लेकिन पैरामीटर का इस्तेमाल बहुत मुश्किल से करता है। उर्दू शायरी का जो हीरो है, जितनी भी जबानों की शायरी हो रही है पूरी दुनिया में, चाहे अंग्रेजी की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे किसी भाषा की हो, सब शायरी धर्म से शुरू हुई है। सब में पहले धर्म की शायरी हुई है। उर्दू एक शायरी, एक ऐसी जबान की शायरी है जिसमें धर्म की शायरी नहीं हुई है, प्यार की शायरी। वो प्यार से शुरू होती है। उर्दू शायरी का हीरो जो है वो मैखाना है, ड्रिंकर है। उसका जो विलन है वो हरम है, यानी मस्जिद है। उसका विलन जो है वो मौलवी है। वो उसको काटता। उर्दू शायरी की बुनियाद इसी पर रखी गई, वो धर्म से नहीं चली, वो प्यार से चली। इसीलिए अगर उसको क्रांतिकारी होना पड़ा तो जब चाहा वो क्रांतिकारी हो गई, जब उसे चाहा प्यार की बात करना हुई तो प्यार में ढल गई, क्योंकि उस पर लबादा नहीं है किसी भी धर्म का। पूरा उसका जो इतिहास है, चाहे फारसी जबान का हो, चाहे उर्दू जबान का हो, अरबी पे जरूर धर्म का एक लेबल लगा, लेकिन ये दोनों भाषाओं की से जो जबानें हमारे पास आई, इसके पास किसी धर्म का लेबल नहीं है। ये प्योर साहित्य की जबानें हैं और साहित्य को ही परोसती भी और लोगों के लिए एक उत्तेजना, लोगों के लिए एक प्यार की भावना पैदा करने वाली शायरी और साहित्य इसने परोसा है। इसलिए उस परंपरा का भी आपने निर्वाह किया, मैं इसलिए भी आप बधाई के पात्र हैं। मैं इन दोनों किताबों के लिए भी आपको बधाई पेश करता हूँ। आपके ये त्याग और तृप्ति की बात यहाँ पे हो रही है। शायरी जो है वो छंद आपने इस्तेमाल किए, यानी छंद में भी वही आपने किया कि आपके यहाँ देशभक्ति हो, देश प्रेम हो, छंद के जो पैरामीटर हो उस पर भी आपने उसी तरह का इस्तेमाल किया है। आप कहते हैं शीश झुकाते भारतवासी, शीश झुकाते भारतवासी राणा की उस माटी को, शीश झुकाते भारतवासी राणा की उस माटी को, हिंदू अस्मिता लड़ी जहां उस पावन हल्दी घाटी को। यदि आप इसमें देखिए, फ्लो देखिए कितना है। शीश झुकाते भारतवासी राणा की उस माटी को, हिंदू अस्मिता लड़ी जहां उस पावन हल्दी घाटी को, पन्ना का बलिदान रगों में राष्ट्र प्रेम भर जाता है, पन्ना का बलिदान रगों में राष्ट्र प्रेम भर जाता है, नारी मर्यादा की रक्षा जौहर की परिपाटी को। यानी आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो फ्लो का आपने इस्तेमाल किया है, यानी जो छंद है, छंद और शायरी का कमाल ये है कि आप जिस वक्त पढ़ें तो वो पूरी तरह से आत्मसात कर सके, वो उस पूरे चीजों का आपने यहाँ इस्तेमाल किया है। आखिरी किताब ही आपकी, अभी ज्ञानेंद्र पांडे जी को आप सुन रहे थे, अवधि की बहुत अच्छी जबान, बहुत अच्छे उन्होंने यहाँ पे, और बहुत अच्छी तरह से उनकी प्रस्तुति थी। यानी जो लिखा जाना एक विधा है, लेकिन उसको प्रस्तुत करना दूसरी बहुत बड़ी विधा है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने उसे प्रस्तुत किया, बधाई के पात्र हैं आप। देखिए आप एक इसमें अवधि में इन्होंने लिखा, इसका शीर्षक है पूत। सत्यदेव की सत्य जो है वो देखिए, सत्यता आप देखिए इसमें मुझे देखने को, मैंने तो चाहता था किसी और चीज पे बोलूं, लेकिन जब ये सब बोल गए तमाम चीजों पे तो मुझे लगा कि बस मैं मेरे पास पूत बचा है, मैं वहीं चला जाऊं। और देखिए इन्होंने कहा कि पूत बाप का वंश बढ़ावे, पूत बाप के वंश बढ़ावे, यही नातन कुलदीप कहावे, बेटी बेटी एक समझैसे, इनमा भेदो करे को कैसे, दुनौ अपना वंश बढ़ावे, जही का अंश दीप हो वैसे, हाथी घूमे कितनो भावे, मुल्लू मलिकू के
नामू रटावे, पूत बाप के वंश बढ़ावे, यानी नातन कुलदीप कहावे। यानी इनकी बहुएं यहाँ मौजूद है, ये बहुओं को समर्पित है ये पूरी तरह से। आप देखिए कि लूला लंगड़ा भी होता है, नाम वंश का ही बोता है, अंश जन्म लेता है जिसका, उसका नाम सदा ढोता है। घर की लक्ष्मी वही कहावे, पीढ़ी जिसकी जो उपजावे, पूत बाप का वंश बढ़ावे, यही नातन कुलदीप कहावे, यही नातन कुलदीप कहावे। माथे के लिपि भाग कहावे, करमन केरी भोग लगावे, बिटिया अमानत कहलाती है, अगली पीढ़ी बहु बढ़ावे, अगली पीढ़ी बहु बढ़ावे। बेटी बहु, बहु बेटी है, दुनों कुलमा में प्रेम जगावे, पूत बाप के वंश बढ़ावे, यही नातन कुलदीप कहावे, यही नातन कुलदीप कहावे। तो आपकी नजर यानी बिल्कुल सत्यता की तरफ आपकी है, यानी किसी का भी पीढ़ी को बढ़ने में जो योगदान किसी बहू का है उतना योगदान बेटी का नहीं है। आपने सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ आपने इसे प्रस्तुत किया है। मैं एक बार फिर बहुत आभारी हूँ कि आज ये 5 किताबें, हालांकि अब तो शहर में मुझे डर लगने लगा है, मुझे लग रहा है कि प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। अभी 4 किताबें मनीष जी की लोकार्पित हुई, उससे पहले 6 किताबें हमारी लोकार्पित हुई थी, 6 महाकाव्य थे, और आज फिर 5, और मुझे लगता है कि अगली किसी मीटिंग में मुझे 6 और 7 जो है वो देखने को मिलेगी। हमारे गोस्वामी जी हंस रहे हैं, पिछली बार ये इन्होंने साजिशन ये चले गए थे, हम लोग इतनी मुश्किल में थे, अब ये बोलते हैं तो हम लोग को डर नहीं रहता है जब ये बैठे हैं कि भाई चलो हम उल्टा सीधा जैसे ही बोलेंगे, लेकिन ये सब चीजें संभाल लेंगे। उस दिन हम लोग बिल्कुल बेसहारा थे, कोई संभालने वाला ही नहीं था। तो आज अध्यक्ष जी हैं और हम समझते हैं कि अध्यक्ष जी का जो वक्तव्य होता है वो इतना दिलचस्प होता है जिसे हम जी चाहता है कि सुनते ही रहें। आज की शाम बहुत खूबसूरत हो गई है, आज की इतनी अच्छी ये 5 किताबें, 5 किताबों के लिए पथिक जी को, पथिक जी के पूरे परिवार को, उनके बेटों को, उनकी बहनों को, और विशेष तौर पर अपनी भाभी जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने, उनके घर से ये 5 किताबें निकली हैं और उनका इतना बड़ा साहित्य 3 महाकाव्यों के वो करता है। मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी देर आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने को कई बार होता है कि बहुत कुछ होता है तो कुछ कहा जाता है और कुछ छूट जाता है, लेकिन डॉक्टर सुल्तान साकिर आज़मी जी का ये व्यक्तित्व है कि वो कुछ भी छोड़ते नहीं है। वो अपनी समग्रता की दृष्टि से, देखिए 5 किताबों पर उन्होंने अपनी दृष्टि, अपना वक्तव्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मैं बहुत अभिभूत हूँ और आज एक कमी जरूर खल रही है मुझे, क्योंकि हमारे इस कोई भी कार्यक्रम होता था उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा जी जरूर रहती थी। आज वो बाहर है, दिल्ली में है, इस वजह से उनका आना संभव नहीं हो पाया। और मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं एक सूचना देना चाहूंगा, और वो सूचना यह है कि 11 अगस्त को नवसृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था का वार्षिकोत्सव है, और इस वार्षिकोत्सव में आप सभी लोग आमंत्रित हैं। इस वार्षिकोत्सव में 2 कृतियों का लोकार्पण होना है। एक है मन के कोरे कागज पर, जिसका संपादन आदरणीय सुश्री मंजू सक्सेना जी ने किया है, और दूसरी कृति अंजलि भर रोशनी, जिसका संपादन आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी ने किया है। और उसमें जो रचनाकार हैं उन सारे रचनाकारों का सम्मान होगा। आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर आए, अवश्य आए, और उसमें जितने भी साहित्यकार उपस्थित होंगे उन सबका भी सम्मान होगा। यह एक सम्मान समारोह है और आपसे निवेदन है कि आप अवश्य आए।
मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु गोस्वामी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए और जैसा उनके विषय में कहा गया है कि तुलसी जैसी उनमें जो भवितव्यता नजर आती है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे भव्यता शब्द बोला था, मैं गलती से भवितव्यता बोल दिया। आज का ये कार्यक्रम इतना खूबसूरत हो जाएगा इसका अंदाजा पहले नहीं मिल पाया। इतना अच्छा हो जाएगा इतना अंदाजा हम लोग नहीं लगा पाए, क्योंकि आज हमारे बीच में देखिए वो बात हमको कही देनी चाहिए कि जहाँ पर हाशमी साहब बोल देते हैं उसके बाद मामला बोलने वालों का फीका हो जाता है। उनके जैसा जब कोई बोल देता है, आज तो अच्छा है कि उषा जी नहीं है तो सब कुछ खत्म हो गया। अब जैसे कम कुछ तो सहारा है कि हम कुछ कह पाएंगे। और समय चूंकि ज्यादा हो गया है इसलिए बहुत भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मंच पर अभी जब चित्रकंठ जी आए थे तो कई लोगों ने चरण छुए और बड़ा स्वागत हो रहा था, और हम भाई पहचान नहीं पाए। तो हमने बाद में कहा कि हमने फिर ध्यान किया तो फेसबुक पर आपकी तस्वीर देखी थी और उसमें बहुत से जो कुछ आप लिखते हैं उस पर हम कमेंट जरूर लिखते हैं, और वो हमारी जो भी कुछ छोटी बड़ी चीज होती है उस पर वो कमेंट करते हैं। तो हमको जब याद आया कि ये तो चित्रकंठ से हैं, तो हमने तिवारी जी से पूछा कि कौन है, तो पता लगा कि वही है। तो हम गए और हमने चरण छूने चाहे, लेकिन वो माने ही नहीं। अब भाई क्या करते, हम छोटे हैं लेकिन छोटे होके भी उनके चरण नहीं पा पाए क्योंकि वो ऊपर से पकड़ लेते थे। तो ये देखिए कितनी विपता की बात थी कि हमारा मन था कि हम चरण छू लें, कितने प्रणव में है वो, और इतना अच्छा लिखते हैं, इतने विख्यात सुविख्यात साहित्यकार हैं। तो क्या पता कुछ आशीर्वाद हमको मिल जाता, लेकिन न हम वो नहीं कर पाए। तो ये इसलिए हमने कहा कि कभी कभी तकदीरें बड़ा धोखा दे जाती हैं। हमको अंदाजा था कि शायद ये हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए, आखिर हम उनके चरण नहीं छू सके। तो ये तो बात। और हाशमी साहब के लिए क्या बताया जाए, उन्होंने पांचों कृतियों को एक एक करके कुछ न कुछ कह के, और इतना कुछ कहा उन्होंने जितना कोई आसानी से नहीं कह सकता। बहुत सटीक कहा है, और इसके पीछे सबसे ज्यादा जो कुछ कहा जा रहा है वो जो आज की बारात के दूल्हा उन्होंने कहा था, और हम भी उसी शब्द को प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे पथिक जी जो है, हम इनको हमेशा पथिक जी ही कहते हैं, और पूरा नाम लेने में तो बड़ी कठिनाई होती है, इतना बड़ा नाम है, तो उतना बड़ा नाम लेने के बजाय पथिक जी कहना आसान लगता है, तो हम आसानी की तरफ ज्यादा रहते हैं। तो हमने पथिक जी का नाम लिया कि पथिक जी के बारे में जो कुछ कहा गया है, इतना सत्य कहा गया है, इतना सटीक कहा गया है कि उसके ऊपर कुछ कहना आसान नहीं है। अब देखिए हमारे बीच में सुमंगल जी बैठे हैं, इन्होंने उनके साहित्य में अंक गणित का अंदाज लगा लिया।
कि कैसे 108 होता है, और पत्नी का एक जोड़ी और उनकी जोड़ी, और तब पूरी गिनती बताई कितनी है। तो अब ये इतनी विशेष कोई तरकीब अगर कर सकता हो तो ये केवल ये जो महारत हासिल है, ये हुनर जो भगवान ने उनको दिया है, ये शिव मंगल जी को है। ये आसान नहीं है, यानी उसमें अंक गणित कहीं जोड़ना कोई सोच नहीं सकता। आप लोग सोच सकते होंगे, ये हम मान लेते हैं कि आप सोच सकते थे, लेकिन हम नहीं सोच सकते थे। ऐसा हम अपने बारे में तो कह सकते हैं कि हम नहीं सोच सकते थे, तो ऐसा कुछ सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने गणित उसमें लगा दी और पूरा हिसाब कर दिया। अब देखिए, हमारे बीच में मिश्रा जी हैं, हरिशंकर मिश्र जी, उन्होंने बहुत कुछ कहा था कि भाई हमको मदद मिली है और हम लोग एक साथ हैं, ये सब बात यूनिवर्सिटी की उन्होंने चर्चा चलाई थी। लेकिन उन्होंने जो एक जोड़ा बताया ऋषियों और मुनियों का, ऋषि मुनि का जो उन्होंने फार्मूला बताया, वो हमारे दिमाग से बिल्कुल बाहर था। हम ऋषि मुनि एक ही समझा करते थे कि जो मनन करे वो मुनि, और जो चारों तरफ घूमता रहे वो ऋषि। अब आज हमको पता लगा कि ऋषि जो होता है, ये आचार्य पहले जो गुरुकुल का आचार्य होता था, जहाँ जो लोग पढ़ने जाते थे, 25 साल व्यतीत करते थे, वहां पर वो पूछता था कि तुम क्या करना चाहते हो, तो उसको बताना पड़ता था कि हम गृहस्थ होंगे कि नहीं होंगे। अगर वो गृहस्थ होता तो गृहस्थ होने के साथ साथ आचार्य कहता था कि ये सब आपको और भी करना है साथ में, तो वो ऋषि हो जाता था। और जो कहता था कि हम तो गृहस्थ होंगे ही नहीं साहब, हम तो अपने समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, ये सब हम करेंगे, जब हम अध्यात्म की तरफ जाएंगे, ये सब बात जो कहते थे वो मुनि कहलाए। तो हम जो सोच रहे थे चिंतन मनन की बात, वो बिल्कुल गलत निकली। आज हमको पता लगा हरिशंकर मिश्र जी से ऋषि मुनि कैसे होते थे और किस तरह से होते थे। ये शायद आपको याद होगा, याद रहेगा, और आप याद रखिए, ऋषि मुनि एक नहीं होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कहा जरूर एक साथ जाता है ऋषि मुनि, लेकिन बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये बात आज स्पष्ट हो गई। जो बोलने वाले लोग थे, जैसे मंजू जी बोली, अब शायरी के बारे में हाशमी साहब ने बहुत कुछ कहा, और हमको भी कुछ लिखने का शौक है। दुखद हो सकता है, दुखी होकर लिखते हो, लेकिन तो अपने को विद्यार्थी कह के प्रोफेसरों के कान काटिए। मंजू जी ने जो बातें कही थी, वो गजल के सारी चीजें उन्होंने इसमें बता दी, और बहुत खूबसूरती से वो बोली थी, और सारी चीजें उन्होंने बता दी थी। लेकिन उसमें भी थोड़ा जो बाकी रह गया था, वो हाशमी साहब ने जोड़ दिया। तो अब देखिए, जोड़ना घटाना दोनों के बीच में होता रहा, और हम बिल्कुल अलग हो गए। मंजू जी, हमने अपनी जो गजलें लिखी थी, इसमें कोई दुविधा की बात ना सोचिए। हमने सोचा कि भाई रदीफ और काफिया का झगड़ा जो है, ये हम कानून जाल में कैसे समझ पाएंगे। तो हमने मंजू जी से प्रार्थना की, दोनों हाथ जोड़े, सामने नहीं जोड़े, फोन पर जोड़े। सामने तो जोड़ने नहीं देती, तो फोन पे अपने हाथ जोड़े कि आप हमारी मदद करें, हमारी गजलों को जरा देख लीजिए, उसमें रदीफ और काफिया ये सब जो है वो ठीक है कि नहीं है। तो आपको ताज्जुब होगा कि साहब उन्होंने बड़ी
खूबसूरती के साथ हमारी गजलों में बातें बताई कि इसमें ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है और ये गलत है, यहाँ पर इसको ऐसा जोड़िए, ये करिए, वो करिए। बहरहाल हमने जो इन्होंने कहा था वो हमने पूरा सिरोधार कर दिया। अब हमसे जब ज्यादा कोई जानता है तो उसमें हम अपनी तरमीम क्यों लगाते कि नहीं ये हमने लिखा था और हम तो बहुत बढ़िया हमने लिखा था, हमने एक शेर बहुत अच्छा लिखा था। आपके कहने से नहीं काटेंगे, बहुत लोग नहीं काटेंगे। तो अगर आपको अपना शेर नहीं काटना है, उसमें करेक्शन नहीं कराना है, तो हमारी प्रार्थना है, हमारी सलाह भी है कि आप किसी से ये आग्रह मत करिए कि हमारे में करेक्शन कर दीजिए। अगर करेक्शन कराना है तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि करेक्शन आपको बिल्कुल सही, उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। और हमने मंजू जी को 100% टीचर तो पास करता है तो 100% मार्क्स देके हमने इनको पास कर दिया। वह जो उन्होंने कहा था बिल्कुल सही कहा। तो ये बात जो है ये बताने की नहीं थी, लेकिन रिजल्ट निकलने के बाद कोई गोपनीय नहीं देता है। ये तो हरिशंकर जी को पता है और हमको भी पता है, तो अब कुछ बताने में कोई तकलीफ की बात नहीं थी, लेकिन हमने इसलिए आपको थोड़ा सा जाहिर कर दिया। मधुरस वाले जो आपके पास बोल रहे थे, ज्ञानेंद्र पांडे जी, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अवधि का उच्चारण, हाशमी साहब ने जो 2 बातें कही थी कि लिखना अलग बात है और पढ़ना अलग बात है। अगर आप अवधि लिख लें और उसको पढ़ ना पाए तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। जब जैसा लिखें वैसा ही पढ़ भी लें तब बात बनती है। तो उन्होंने जो भी यहाँ पर पथिक जी ने लिखा था उसको हूबहू अवधि उसी तरह से पढ़ी जैसे अवधि पढ़ी जाती है। तो इसलिए आपको सबको आनंद आ गया और हमको भी आनंद आ गया। और जब आनंद की बहार बह रही हो तो वहां पर अपनी बात कहने से फायदा क्या है? समय तो चूंकि बहुत ज्यादा हो गया है। और देखिए एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इतना सब सुनने के बाद जो हमारे मन में धारणा बैठी वो ये है कि जो पथिक जी हैं ये विराट व्यक्तित्व के धनी हैं। विराट का शायद आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। दुर्योधन जब बिगड़ गया था, कहने लगा कि इनको भगवान कृष्ण को गिरफ्तार कर लो, तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारी ताकत हो तो गिरफ्तार कर लो। तो उन्होंने चक्र सुदर्शन दिखाया था और फिर वो विराट स्वरूप दिखाया उन्होंने। तो विराट स्वरूप कुछ ही लोग देख पाए थे, जैसे उसमें अरे ताशरी देख पाए थे और द्रोणाचार्य देख पाए थे और विदुर जी देख पाए थे और बाकी कोई नहीं देख पाया था। तो अगर आपको विराट मानना है तो हमारी आंखों से देखना पड़ेगा। ये वास्तव में विराट व्यक्तित्व के धनी है। और ये हमने इसलिए कहा है कि अगर हमारी आंखों से देखेंगे जैसा कि हम सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही बात उतरेगी, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और हमने सारी किताबों के हमने भी बहुत पन्ने मोड़ रखे थे, नीचे पन्ने मोड़ रखे थे। और इस किताब में तो हमने अब उसकी समीक्षा भी की थी, लेकिन हमको मौका नहीं लगा तो हमने ये पन्ने मोड़े हुए थे। और अब इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहा जा चुका है वो इतना बहुत कुछ कहा जा चुका है और समय ज्यादा हो गया है, इसलिए हम आपको ज्यादा रोकने के लिए पक्ष में नहीं है। और अरे हाँ, मनीष जी रह गए। बहुत लोग रह गए। मनीष जी ने जो बातें कही थी यहाँ पर, एक तो पहली बात यह है कि इनकी आवाज बड़ी तेज है।
इतनी आवाज भगवान करे उनकी हमेशा रहे, इतनी आवाज बुलंद उनकी है कि उनकी बुलंद आवाज के आगे कोई चार बातें करता रहे तो भी समझ में नहीं आए। मनीष जी की इतनी बुलंद आवाज, और कोई दूसरा बोलता हो तो अगर कोई जरा भी बात करेगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कोई बात कर रहा है। लेकिन मनीष जी जहाँ बोल रहे हो वहाँ कोई आपको आवाज सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आवाज गुम हो जाएगी और इनकी आवाज आएगी। तो उन्होंने जो भी अपनी किताबों के सिलसिले में जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, और हम उनके साथ में बिल्कुल हमारा इत्तेफाक है। किसी भी हमको विश्वास है कि जो कुछ वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और उनके निबंध को हम इतना अच्छा समझते हैं, उनके विचार इतने अच्छे हैं कि हमने उनसे किताबें मांगी। हमने कहा हमको जरूरत है, आपके निबंध बहुत अच्छे हैं, और वो हमने किताबें कहीं रख दिया, हमको ढूंढने में कोई जरूरत है, तो उन्होंने 2 किताब आज ला के दी। तो मनीष जी इतने उदार व्यक्तित्व के धनी हैं कि वो चाहते तो कह देते किताबें तो आपको दे दी गई थी भाई, अब क्यों मान रहे हैं, मना कर सकते थे, लेकिन ना, उन्होंने मना नहीं किया। उनका मैं लेता हूँ आपको दे दूंगा, तो किताबें आज दे आए। तो कितने उदार व्यक्तित्व के धनी हैं, ये बात हमने उनका जो किताब की लोकार्पण हुआ था तो हमने बहुत से दोहे आपको सुनाए थे, उनको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, हम मान लेते हैं कि आपको याद हो। योगेश जी का संचालन, अक्सर हम भूल जाते हैं कि योगेश जी का संचालन क्या था। योगेश जी के संचालन में उन्होंने तो एक घोड़ी का घोड़ी का बताया था कि उसमें एक चाबुक मारता था। तो ये चाबुक क्या था? लक्ष्मण रेखा। तो ध्यान रखिए, समय बहुत कम है, आने के पहले आदमी को बता दें कि इनको सूक्ष्म कहने की आदत है, बहुत सागर को गागर में भर देने की ये सामर्थ्य रखते हैं। यानी वो आदमी आए और यहाँ खड़ा हो और 4 बातें कहे और चले। ये जो बात है, ये इस तरह का कोई कलाकार आपको आसानी से ढूंढे नहीं मिलेगा। संचालन कोई इस तरह का नहीं कर पाएगा कि सब बातें बिना कहे वो सब कहते, वो अपने मन की बात सब कह दे, लेकिन आपको बुरी न लगे, आपको कुछ बुरा न लगे, वो चाहे कुछ कहे आपको अच्छा ही लगे। तो ये बात, ये जो बात है, ये इनके व्यक्तित्व का जो विशेषता है, ये इनके व्यक्तित्व की बड़ी भारी विशेषता है। मनु जी तो हमको बहुत, जब हम साहित्य के क्षेत्र में आए थे तब से मनु जी का हमको नाम याद है। एक और इनके साथ आया करते थे, उनका नाम भूल गए हम। विशाल और मनु 2 नाम हमको याद थे, और आज मनु जी आज भी याद है। और पिछली बार जब हम आए थे और जल्दी जा रहे थे तो उन्होंने झोले में हमारा सामान सब रख दिया था, और अगर ये ना रखते तो हमारा आधा यही रह जाता। ये बात तय था। तो उनका, वो इतने सफल कलाकार हैं, इतने सेवा भाव उसमें है मनु जी में, कि आपको अगर कोई जरूरत पड़े तो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, आपकी पूरी सेवा करेंगे, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो पाएगी। ऐसी इनकी इच्छा है। अब तो मेरे ख्याल से सबके बारे में कह दिया। अब बाकी बचे हैं आप लोग। तो आप लोगों को साधुवाद देना बिल्कुल गलत है। हम तो कहते भाई, हम हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि जब कभी हमको बोलना हो तो आप जरूर रुक जाया करिए। नहीं तो हमारी कौन सुनेगा? अगर चले जाते आप तो हमारी कौन सुनता? एक गरीब की भी आवाज सुनिए। ये बात कौन सुनेगा? तो हमने आपको साहित्य के बारे में कोई बात नहीं कही, केवल इतनी बात कही है, शायद याद रहे आपको, कि
पथिक जी विराट व्यक्तित्व के धनी हैं। इन्होंने कुंडलियां लिखी हैं, दोहे लिखे हैं और पता नहीं कितने तरह के सवैया लिखे हैं और कई मतलब महाकाव्य लिखे हैं। तो ये सब जो ताकत इनको मिली है, जैसे कि हाशमी साहब कह रहे थे कि ये इनकी पत्नी से मिली। वो पत्नी को कोई अपना रिश्ता लगा के बता रहे थे, लेकिन हमने रिश्ता नहीं लगाया। हमने श्रीमती जी का नाम जोड़ा है और कहा है कि ये जो साहित्य की ताकत है, ये सब ताकत अकेले की नहीं है, ये जरूर दो लोगों की होगी। और द्विज का शब्द पहले ही बता चुके हैं वो कि ये द्विज है। द्विज का मतलब दो, चाहे दो जन्म हुए हों और चाहे दो की ताकत लगी हो, दोनों की ताकत तब लगी है, तभी इस तरह की किताबें लिख रहे हैं। इतना सब कुछ किताबें लिखी जाती हैं। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, ये एक का आदमी का चमत्कार नहीं है, ये इनकी पत्नी के व्यक्तित्व का भी चमत्कार साथ में जुड़ा हुआ है। और इसलिए ये सीधे चंद्रमा की शर्त करने के चक्कर, जैसे चंद्रमा पर लोग चले गए हैं, वैसे ही ये साहित्य के क्षेत्र में ऊपर चले जा रहे हैं। और ये व्यक्तित्व के धनी है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। और विराट स्वरूप है इनका, ये बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे आप माने चाहे ना माने। लेकिन हमारा कहना जरूर है कि ये विराट व्यक्तित्व के धनी है, ये बात आपको माननी जरूर पड़ेगी। इसके साथ आप सब इतनी देर तक रुके रहे, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं, दिल की गहराइयों से आभारी हैं कि आप हमारी बात सुनने के लिए इतनी देर रुके हैं। क्यों रुके रहे, क्या ऐसा हम कह देते हैं, इसमें हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन जो कुछ कह देते हैं वो कह के भूल जाते हैं और फिर हमको याद नहीं रहता।